हमारे मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह साहब, आपका बहुत बहुत आभार साधुवाद कि आपका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है। तो बढ़ाएं और अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज यहाँ पर मंच पर हमारे साथ बैठे श्री राजेंद्र सिंह शेखावत जी, संयोजक प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ, श्री BL सोनी जी जिनको अभी आपने सुना, आशुतोष पंत जी डायरेक्टर IOC, मनोज शर्मा जी, संजय ब्याणी जी, महेश शर्मा जी, सुशील जी शर्मा, राजीव ब्याणी जी, और यहाँ पर बैठे सभी सम्मानित, चाहे वो वरिष्ठ हैं, चाहे कनिष्ठ हैं, चाहे वो युवा हैं या वयस्क हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर पहले मैं राजेंद्र जी से बात कर रहा था और यहाँ पर भी हॉल में ऐसे लग रहा कि बड़ा गंभीर माहौल है, तो थोड़ा माहौल को ठीक करने के लिए आपको अशोक चक्रधर जी की एक 4 लाइन आपको बताना चाहता हूँ। किसने नाम सुना अशोक चक्रधर जी का? अच्छी कविता करते हैं ना। जिन्होंने ये सुनी है कविता वो बोलना मत, जिन्होंने नहीं सुनी है वो सुन लें। एक दिन एक बकरी अपने बच्चे को घुमाने निकली, दुनिया दिखाने निकली। बच्चे ने कहा माँ जंगल भी दिखाओ। पहले ठिठकी, फिर उसको जंगल में लेकर चली। कहीं उसको खरगोश नजर आया, कहीं हिरन नजर आया। थोड़ी और दूर गई तो रुक गई। बच्चे ने कहा माँ क्या बात है? उसने कहा बेटा जंगल के अंदर शेर रहता है, वो हमको ही खाता है। उसने कहा कि अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चली तो उसको झाड़ी में कुछ आहट सुनाई दी, रुक गई। बच्चे को अपने नीचे बिठा लिया और वहाँ झाड़ी में से शेर निकल कर आया। शेर धीरे धीरे बकरी की तरफ बढ़ा, थोड़ी दूर रुका और बच्चे को इशारे से उंगली करके ऐसे बुलाया। बच्चा सहमा सहमा शेर के पास गया। शेर मुस्कुराया और बोला, हे बकरी कुल गौरव, हे बकरी कुल गौरव, शतायु हो, दीर्घायु हो और इसी तरह खेलते रहो। बकरी की तरफ देखकर मुस्कुराया और चला गया। बच्चा अपनी माँ के पास आया, पूछा माँ ये क्या बात हुई? ये तो हमको खाता है। बकरी ने अपना सिर खुजाया और कहा बेटा जंगल में चुनाव आने वाले। आज हम बात करेंगे कि भारत है कहां पर, और उसके बाद आपके ऊपर मैं ये फैसला छोड़ूंगा कि आपने क्या करना है। देखिए किसी भी देश के अंदर अगर बदलाव को हम देखते हैं तो 3 चीजों के अंदर बदलाव होता तब बदलाव आता है। पहला है उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है, दूसरा है वहां की राजनीतिक स्थिति क्या है, और तीसरा है वहां की सामाजिक स्थिति क्या है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि 5000 वर्षों में जो हम बदलाव देश में देख रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं था। एक अभूतपूर्व बदलाव है। और मैं इन तीनों चीजों को लेता हूं और आपको बताता हूं क्यों अभूतपूर्व है। हम लेते हैं आर्थिक स्थिति को। आज अगर पूरे विश्व में किसी देश की आर्थिक उन्नति की गति 6% के ऊपर है तो अपना देश भारत है। अमेरिका तकरीबन 3 के करीब है, चीन थोड़ा सा 3 से ऊपर है, जर्मनी देश 0 के नीचे है।
पूरी दुनिया में सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। गर्व होता है कि नहीं होता? लग नहीं रहा। गर्व होता है कि नहीं? हम एक और आंकड़ा लेते हैं जो कि आर्थिक स्थिति से संबंधित है। वो है दूसरे देश हमारे देश में जो निवेश करते हैं, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एफडीआई बोलते हैं। 2014 से आज तक एफडीआई का एक नया रिकॉर्ड बना है। हर साल कोविड के दौरान भी, जब पूरी दुनिया रुक गई थी, और ये एफडीआई 162 देशों से आती है, एक दो से नहीं आती, 162 देशों से आती है। ये एफडीआई 32 सेक्टरों के अंदर लगी हुई है। एक महीने की डिफेंस में शायद लग गई हो, रेलवे में लग गई हो, माइनों में लग गई हो। 32 अलग अलग सेक्टरों के अंदर निवेश है, और हर प्रदेश और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये पैसा लगा हुआ है। अब आप अपने मन से पूछिए, आप पैसा कहां पर लगाओगे? जहां फायदा होगा, सीधी बात है। अगर फायदा नहीं होगा तो आप नहीं लगाओगे। तो 162 देशों को लगता है कि उनको फायदा है भारत में पैसा लगाने में, और हर साल ये पैसा ज्यादा लगता है। 162 देशों को अपने देश भारत पर विश्वास है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप हमारे आर्थिक स्थिति को देखें, इन 14 सालों में जो कायाकल्प हुआ है वो अभूतपूर्व है। चाहे सड़क हो, चाहे राजमार्ग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई अड्डे हो, आप किसी भी चीज़ को उठाकर देख लीजिए। चाहे माइनिंग का सेक्टर हो, चाहे निर्यात हो, चाहे आयात हो, इनका भी अगर आप आंकड़ा लेंगे तो आपको विश्वास होगा कि जो 162 देश हम पर विश्वास करते हैं वो सही में विश्वास करते हैं। मैं एक चीज़ को और लेता हूं, वो है डिजिटल इंडिया, जो कि प्रोग्राम 2015 में 2016 के अंदर शुरू हुआ। और इसके अंदर क्या हुआ है? 5G का हम नाम सुनते हैं। पूरी दुनिया में सबसे तेज, यानी कि सबसे कम दिनों में इसको ज्यादा से ज्यादा देश के हिस्से में रोल आउट करने का काम भारत में हुआ है। पूरी दुनिया में कोई देश हमारे मुकाबले में नहीं। आज जितने लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और जितने हमारे यहाँ मोबाइल बनकर निर्यात होते हैं, शायद इससे ज़्यादा दुनिया के अंदर कहीं नहीं। हमारे यहाँ डेटा, जो कि अगर आप 2014 से पहले का अगर आप देखें आंकड़ा, आज आपको कम से कम 2,500 रुपये की बचत है जितना आप डेटा इस्तेमाल करते हैं। और पूरी दुनिया में अगर आप अमेरिका को और चीन को मिला लें, उनसे ज्यादा डेटा हम इस्तेमाल करते हैं। गांव गांव चले जाइए आप, सब फेसबुक के ऊपर है, सब व्हाट्सएप के ऊपर है। हालांकि व्हाट्सएप पे दुष्प्रचार भी होता है, पर है व्हाट्सएप के ऊपर। जितने दुनिया के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, उसका 60% भारत में होता है। यह हमारी ताकत है, और जरूरी है कि हम इस ताकत को पहचानें। हम अगला पहलू लेते हैं, राजनीतिक स्थिति। जो स्थिरता हमको 2014 के बाद मिली है, इससे पहले नहीं थी। अपने मन के अंदर सोचिए। और ये स्थिरता है, किस तरीके से सरकार काम करती है, किस तरीके से अलग अलग, और अभी मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। प्रदेश के अंदर आपको शिकायत हो सकती है,
जो कि पिछली सरकार से थी आपको, और इसीलिए आपने सरकार बदल दी। हमें केंद्र की बात कर, जिस तरीके से सरकार चलती है, जिस तरीके से गरीबों की परवाह होती है, जिस तरीके से समाज के सब वर्गों की परवाह होती है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसान को, चाहे उसकी किसान सम्मान निधि हो, किसानों के छोटे छोटे शिकायत सुनने को मिलती हैं, कुछ सही हैं, कुछ और ज़्यादा फायदा लेने के लिए हैं। लेकिन कहाँ किसने सोचा था कि किसान को भी पेंशन मिल सकती है? कहाँ किसने सोचा था कि जिनको 100 रुपये या 200 रुपये पेंशन मिलती है वो एकदम से 1000 हो जाएगी, या जो सब्सिडी का पैसा आता है सीधा आपके अकाउंट में जाएगा, कहीं बीच में रुकेगा नहीं। 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा, जो कि भारत में निर्मित था, और हमने 90 और देशों को दिया, जो आज हाथ जोड़कर सब जगह कहते हैं कि हमारे लोग अगर बचें तो भारत के कारण बचें। बहुत सारी चीजें हैं, और ये सब आपको स्थिरता देती है, एक ऐसा वातावरण देती है जहां सब चीजें पनप सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, विकास के मार्ग खुलते हैं। तीसरी चीज मैंने कही थी, सामाजिक स्थिति क्या है। हर दुनिया के हर देश में कुछ ना कुछ सामाजिक वैमनस्य होता है, हमारे देश में भी है। हमारे देश में एक और खासियत है, हम व्हाट्सएप फैक्ट्री से, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कई बार बोलते लोग बार, उसके द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार को जल्दी सुनते हैं, अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए वैमनस्य जल्दी फैल जाता है या कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। लेकिन अगर आप आज समाज को उठाकर देखें, ये वैमनस्य उतना नहीं है जितना पहले कभी था। ये समाज के अंदर स्थिरता है। अगर एक प्रधानमंत्री कहें कि देश के अंदर सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला, क्या ये देश को नहीं जोड़ती? जोड़ती है ना। अगर कोई प्रधानमंत्री कहें कि देखिए ये जातिगत चीजों के अंदर मत पड़ो क्योंकि इससे देश पड़ता है, और आप सब जानते हैं अंग्रेजों ने हम पर राज इसलिए किया कि उन्होंने हमको बांटा, और उसके बाद आजादी के बाद जो सरकार आई उन्होंने उससे ज्यादा बांटा। इसको याद रखिए। ये अब धीरे 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 समाप्त हो रहा है, समाज की स्थिति बदल रही है। और एक चीज और देखिएगा, हमारे यहां अब इलेक्शन आने वाले, मैंने बताया था आने वाले हैं ना, शुरू में बता दिया था कि आने वाले हैं। ये इलेक्शन अपने आप के अंदर पूरी दुनिया के लिए एक अजीब तरह का मापदंड है। इतने सारे लोगों का इलेक्शन होना, इतने लोगों के लिए कहां से कहां तक मशीनें जाती हैं, और कुछ स्वार्थ के अलावा देखा जाए तो कोई शिकायत नहीं है। मैंने पहला इलेक्शन देखा 2014 में, मुझे नहीं पता था कि मशीन का क्या कैसे होता है, लेकिन उसको देखने के बाद मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि इससे ज्यादा निष्पक्ष इलेक्शन कहीं नहीं हो सकता। और हमारी इसकी इलेक्शन कंडक्ट करने की काबिलियत क्या है, जो मापदंड के लिहाज से जो बोला जाता है, ये 6 सिग्मा है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। हमारे इलेक्शन अमेरिका से भी अच्छे हैं, बाकी सब देशों से अच्छे हैं, और ये देश को स्थिरता देता है, लोकतंत्र को स्थिरता देता है, और ये जो बदलाव हैं ये देश को आगे लेकर जाते हैं, ये याद रखिए।
इसलिए ज़रूरी है कि हम इन बदलावों को, जो अच्छी चीज़ें इसमें से निकल कर आ रही हैं, उनको अपनाएं और इनको आगे लेकर जाएं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी का फायदा हो, आगे आने वाले युवा वर्ग को और अच्छा मिले। और देश जिस राह पर प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, वो पक्का बनेंगे। आखिर विकसित राष्ट्र होता क्या है? विकसित राष्ट्र वो है जिसके अंदर हर चीज सुनियोजित हो, जिसमें सब लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मिलती रहे, जिसमें सब लोगों को समान अवसर मिले और पूरा समाज आगे बढ़े, तभी हम विकसित कहलाते हैं। इस रास्ते पर हम चल पड़े हैं। अब जरूरी है कि इस रास्ते को जो हमने अपनाया है उसको ऊपर हम इस तरीके से चलें ताकि हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकें जहां हमको पहुंचना चाहिए, ताकि हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में। आप सड़कों का जाल देख लीजिए, जयपुर के आसपास देख लीजिए। अब आपको अगर आप दौसा होकर दिल्ली जाते हैं, कितना टाइम लगता है? नहीं लगता ना ज़्यादा। कहीं भी आप चले जाओ राजस्थान में, टाइम कम हो गया, और कोशिश की जा रही है कि ये और टाइम कम हो। एक रोड जो राजस्थान के अंदर और फर्क डालेगी वो है जो अमृतसर से जामनगर जाती है, बॉर्डर के तकरीबन साथ साथ, ताकि माल ढुलाई का ऊपर खर्चा कम आए। जब माल ढुलाई के ऊपर खर्चा कम आएगा तो चीजें अपने आप सस्ती होने लगेंगी। बहुत कुछ दूर तक देखा जा रहा है और यही हमारी शक्ति है, यही हमारा संकल्प है जो हमें विकसित राष्ट्र की ओर लेकर चलेगा। बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज NEP बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। मेडिकल की शिक्षा मातृभाषा में होने लगी, इंजीनियरिंग की मातृभाषा में होने लगी है। ये बदलाव किसी ने सोचा नहीं था पहले, और इसीलिए जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो इसका जो फर्क आएगा वो साफ दिखाई देता है कि हम कैसे आगे बढ़ते जाएंगे, कैसे हम आगे चीजें करेंगे। और सोनी जी ने बिल्कुल सही बोला था, आज आपके पासपोर्ट की कीमत है। पहले कोई नहीं हमसे पूछता था, आज जब अपना नीला पासपोर्ट लेकर जाते हैं, इंडिया के हैं ना, इस तरह आ जाएगी, कीमत है। आज सरकार ने लोगों के अंदर विश्वास डाला है कि अगर आप कहीं फंस गए, हम आपको वहां से निकाल कर ले आएंगे। यमन में हमने 7,000 लोगों को निकाला, 5,000 भारतीय थे, 2,048 देशों के थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है, जिबूती के अंदर अमेरिका के जो एम्बेसडर थे वो मेरे पास आए, बोले जनरल साहब हमारे लोगों को भी निकाल दीजिए क्योंकि हम वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। आप सूडान ले लीजिए, आप अफगानिस्तान ले लीजिए, आप किसी जगह पे उठाकर देख लीजिए, आप यूक्रेन ले लीजिए, 22,000 बच्चे निकल कर आए और बड़े सुनियोजित ढंग से उनको निकाला गया। एक समय तो ऐसा आया था जबकि सूमी के अंदर जो बच्चे फंसे हुए थे, बिल्कुल पूर्वी सीमा पर, बड़ा मुश्किल था उनको निकालना। यूक्रेन ने ट्रेन दी, रूस और यूक्रेन ने थोड़ी देर के लिए लड़ाई रोकी और हम बच्चों को निकाल पाए। गर्व होता है कि नहीं होता?
और जो बच्चे आए, मैं कह सकता हूँ कि भाईबंदी नहीं की किसी के साथ। बहुत फ़ोन आते थे मुझे, ये हमारा बच्चा जरा जल्दी भिजवा दो। मैंने कहा भैया जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा। और हमने बच्चे ही नहीं निकाले, उन्होंने कुछ वहाँ पे पालतू जानवर भी रखे थे, वो भी निकाले। ये बदलता हुआ भारत है, और इस बदलते हुए भारत में हमारे युवा वर्ग का योगदान होना चाहिए, और उनके जो अभिभावक हैं उनका मार्गदर्शन होना चाहिए, ताकि ये बदलता हुआ भारत वाकई में बदल जाए। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं? इतनी आवाज से तो कुछ नहीं होगा, मेरे सामने तो जोर से बोल दो, बाद में मत बोलना। कर सकते हैं? तो इन्हीं शब्दों के साथ इन बातों को ध्यान में रखिएगा। समय आने पर वो बटन दबाइएगा जो आपको इस मार्ग के ऊपर लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे निवेदन करता हूं कि आदरणीय श्री BL सोनी साहब पधारें और सीधे अपने मार्गदर्शन करें बिना किसी औपचारिकता के। वंदे मातरम। हमारे देश के गौरव पुरुष और सबसे शक्तिशाली सेना का चुनौतीपूर्ण समय पर नेतृत्व करने वाले जनरल VK सिंह साहब, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी बिल्कुल एक सैनिक की तरह देश की सेवा कर रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम। मंच पर आसीन भाई राजेंद्र जी, मनोज जी, भाई आशुतोष जी, बियानी जी, सुशील जी, समस्त मंचासीन और आप सभी विराजित प्रबुद्ध जन, बहनों, भाइयों और बच्चों, आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप सबको पता है, एक ऐसा मोड़, एक ऐसा समय जबकि हमें जागृत होकर कुछ प्रयास कर और जो चल रहा है हमारे देश में उसको जारी रखने के लिए कुछ भागीरथी प्रयास करने हैं। पिछले 10 साल में क्या हुआ, इसकी विश्लेषण बहुत आपने सब जगह सुना होगा और उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि भाई क्या कंपैरिजन है मोदी सरकार की और अन्य सरकारों की। मैं बात शुरू करता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा से, क्योंकि मैं पुलिस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हमारे यहाँ आए दिन कभी कहीं बम विस्फोट होते थे, कभी कहीं उग्रवादी घटना होती थी। हमारे जयपुर को भी उस दंश को झेलना पड़ा और यहाँ पर 90 लोग शहीद हुए हमारे, लेकिन कहीं कोई उसका कोई समाधान नहीं हुआ। और आज आप कंपैरिजन करिए, पूरे देश में कहीं पर भी इस तरह की घटना मजाल है जो कोई करने की हिम्मत कर सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग, हमारी क्या पहचान थी। मैं भी 2000 के अंदर पहली बार अमेरिका जाने का अवसर मिला और वहाँ पर हमें एक बिल्कुल एक भूखे से देश के बारे में माना जाता था, हमको कोई सम्मान नहीं मिलता था। आज हम जाते हैं तो हमको एक बराबर के पार्टनर के रूप में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जबरदस्त हमारी पहचान हुई है वो हमारी वर्तमान सरकार जो जिसके नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं उनके द्वारा की गई। इतने सारे प्रकल्प शुरू हुए, मेक इन इंडिया, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोडक्ट जो हम बाहर से लाते थे, जिसके ऊपर लिखा होता था कहीं मेड इन चाइना, कहीं मेड इन अमेरिका, कहीं मेड इन मलेशिया, कहीं भी, वो सब अब बड़ी बड़ी कंपनियां चलाकर हमारे देश में आकर के और अपने प्रोडक्ट को बना रही है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हमेशा हमारी केयर करे, जो बहनों की केयर करे, वृद्धों की केयर करे, बच्चों की केयर करे, जो हमसे कम्युनिकेट करे। कभी कोई किसी प्रधानमंत्री ने हमारे से कम्युनिकेट ही नहीं किया, लेकिन मन की बात में उन्होंने छोटे छोटे जगहों से, छोटे छोटे स्थानों से हमसे कम्युनिकेट किया और हमें लगा कि कोई हमारे बीच में से कोई प्रधानमंत्री है जो हमारी भारत की सरकार को दिल्ली से चला रहा है, लेकिन उसका अंश यहां पर भी है, एक छोटे से गांव में भी है, छोटी सी जगह पर भी है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात काम करे
कई बार ऐसा लगता नहीं आपको कि फ्लाइट से चल के आ रहे हैं 12 घंटे लगातार, उतरते ही एकदम ताजा, दिन में 8 रैलियां, सुबह पता नहीं कब उठते हैं, रात को कब सोते हैं, लेकिन कभी उनको आपने कभी ऐसा कोई ऐसा देखा जब उनके अंदर ऊर्जा कम हो? एक ऐसा इंस्पायरिंग कैरेक्टर जो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी झुकता नहीं, हमेशा हर भारतीय के लिए लड़ता रहता है, हर भारतीय के लिए कुछ करता रहता है। और इतना कुछ हुआ है हमारे देश में पिछले 10 वर्षों में, जो विकास हुआ है, उस विकास पुरुष की यात्रा को जारी रखने के लिए, उस विकास पुरुष के संकल्प को, उसके सपने को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जागें और उस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। कई सारे लोग हमने यहाँ पर देखा है, हमने क्या क्या सरकारें जो सिर्फ अपने बच्चों, अपने बेटों, अपने भांजों, अपने निकटस्थियों, सिर्फ उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए अपने घर भरते रहते हैं। और उनकी उपलब्धि क्या है? लूटो और लुटाओ, खाओ और खिलाओ, मेरी कुर्सी मत हिलाओ। सिर्फ उनकी उपलब्धि यही कि वो सिर्फ अपना अस्तित्व बचा के रखें। उनको आम जन से इतनी हमारी संस्थाएं हैं, हमारे युवा कितने पीड़ित हुए आपने देखा होगा पिछले समय में। सारे प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, नौकरियों के अंदर जो प्रभावशाली लोग हैं उनके बच्चों को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो आम बच्चा कहाँ जाएगा? जो गांव से गरीब बच्चा आता है वो कहाँ जाएगा? अगर यही व्यवस्था यूपीएससी में होती तो शायद हम कभी भी यहाँ पर नहीं आ पाते। और दूसरी तरफ जो भारत सरकार की तरफ से और अन्य जो अच्छे विकसित राज्य हैं उनमें क्या हो रहा है? एकदम साफ सुथरी भर्तियां हो रही है, जिससे कि एकदम जो मेरिट के लोग हैं, जो सही लोग हैं, वो भर्ती हो पा रहे हैं। तो एक समृद्ध भारत के लिए, एक स्वस्थ भारत के लिए, एक सफल भारत के लिए, एक संस्कार वाले भारत के लिए, एक सक्षम भारत के लिए जो पूरे देश को, पूरे विश्व को अपनी ऊर्जा का संचार करा सके, ऐसे भारत के लिए आपके योगदान की जरूरत है। उस योगदान को मांगने के लिए जनरल साहब हमारे बीच दिल्ली में आए हैं, दिल्ली से आए हैं। हम सबको जागना होगा, हम सबको कुछ न कुछ पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि कई सारी ताकतें हैं, जो नेगेटिव ताकतें हैं वो साथ होने का प्रयास कर रही है। उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, उनमें देश के लिए सोचने की क्षमता नहीं है। वो लगे रहते हैं सिर्फ अपने एक दूसरे का भला करने के लिए और अपने परिवार का सिर्फ करने के लिए। जो एक मेरिट के आधार पर, एक बहुत ईमानदार आधार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ने वाला जो हमारा नेतृत्व है, उस नेतृत्व को आप सबकी बहुत समर्थन की जरूरत है। आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, आप सबका समाज के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आज की ये बैठक यहाँ समाप्त नहीं हो। आप अपने अपने घर में, अपने अपने मोहल्ले में जाकर के अपने परिवार के, अपने मित्रों को, कम से कम 100 लोगों को तैयार करके और 18 तारीख को संपर्क करें और 19 तारीख को बूथ पर ले जाएं और वोट दिलाएं। क्यों कुछ थोड़े से लोग हैं, क्यों सिर्फ वही 90% मतदान करते हैं? हम नहीं कर सकते? ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। अगर आपके क्षेत्र में, अगर आपके लोग अगर 90% मतदान नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने बात से चूक रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर के आज संकल्प लें जनरल साहब के सामने, हमारे गौरव पुरुष वीके सिंह साहब के सामने, कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, जयपुर शहर की बहन मंजू जी और कुछ लोग जयपुर ग्रामीण के हैं, हमारे राव राजेंद्र सिंह साहब, और अगर आप कहीं और के रहने वाले हैं तो कमल के निशान पर वोट लगाने के लिए सबको तैयार करें। 18 तारीख का दिन देखिए, ये ऐसे अवसर यज्ञ करने के 5 साल में एक बार आते हैं। उस 5 साल के यज्ञ को अगर आप चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा पूरे 5 साल तक। तो उस 5 साल के बाद आए हुए इस यज्ञ के अंदर 18 तारीख को आप अधिक से अधिक संपर्क करें, अपने उन लोगों से भी संपर्क करें जो आपके साथ नहीं हैं, जो अन्य लोगों के साथ हैं,
उनको विन ओवर करें, उनको जीतें और उनको अपने साथ लाएं, और अधिक से अधिक संख्या में। और जो आपके परिवार हैं, आपके मोहल्ले हैं, उनमें 90% मतदान होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और वापस कमल खिलना चाहिए। और अब की बार धन्यवाद। जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, मरने वालों का बस यही बाकी निशा होगा, बस यही बाकी निशा होगा। हमारे बीच में जो भी पूर्व वक्ता सोनी साहब, और अब हमारे बीच में जो वक्ता, और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम में महती भूमिका रही है संजय रियानी साहब की, जिनके आंगन में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, और पिछले कई दिनों से आप इस कार्यक्रम के आयोजन में व्यस्त रहे हैं, और कई बार जो बैठ के महेश जी शर्मा साहब के साथ में और पूरी टीम के साथ में आपकी हुई है, काफ़ी समय आपने दिया है इस कार्यक्रम के आयोजन और संयोजन की तैयारियों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के साथ में इसी प्रकार बना रहेगा। और हम चाहते हैं ये कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन आप चला रहे हैं, आपका और भी एक कहते हैं कि अब ये यूनिवर्सिटी बनने वाली है, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन साथ ही इस उम्मीद के साथ कि आपके और भी जो कॉलेजेज हैं वहाँ पे भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आप अनुमति प्रदान करें, और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधारें और कम शब्दों में अपना आशीर्वाद सब लोगों को प्रदान करें। ये जल है और ये पांचों तत्व से हमारा शरीर बना है, लेकिन हम शरीर है ही नहीं, ये भारत की आध्यात्मिकता है। आज हमारी सबकी समस्या यही है कि हम सब लोगों ने, राम ने कुछ समझाया था, कृष्ण ने कुछ और समझाया था, और हम तो कुछ और ही समझ गए। हम आज शरीर को सब कुछ समझ गए, इसलिए हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, अंदर के आनंद, अंदर की खुशी को भूल चुका है। और मुझे लगता है इस सदी में एक नायक हुए जिन्होंने अध्यात्म को जगाया, जिसने भारत की जो महत्ता है, जो भारत की इमोशंस है, उसको जगाया और उसको बताया कि कैसे भारत में कृष्ण, कैसे भारत में राम हुए, और कैसे मर्यादा का निर्माण किया जाता है, और कैसे आत्मविश्वास के साथ जिया जाता है। आज से 10 साल पहले हम क्रिकेट देखते थे, एक अलग तरह की, 20 साल पहले क्रिकेट एक अलग तरह की क्रिकेट होती थी, वहां दबकर आ जाता था। आज से 10 साल पहले की रेल, आज से 10 साल पहले के हवाई जहाज, आज से 10 साल पहले की इनकम टैक्स की व्यवस्थाएं, और देखेंगे उसके अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया जिसे महसूस कर सकते हैं। और यह आया सिर्फ एक क्षमता के कारण, और वो हमें भी अनुकरणीय है वो क्षमता, और वो है निर्णय लेने की क्षमता। अगर एक आदमी एक निर्णय लेता है सही, फिर 2 निर्णय सही लेता है, फिर एक सीरीज में अगर एक सही निर्णय लेता जाता है, तो देश में परिवर्तन आ जाता है। और ये परिवर्तन हमने पिछले 10 सालों में आते हुए देखा है। सारी व्यवस्था, मुझे लगता है जब व्यवस्था बदल जाती है, जब व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती है, तो पूरा समाज बदल जाता है। आज हम देखेंगे 10 साल पहले जो भारत का सम्मान था विश्व में, आज जो सम्मान है, आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती थी, आज ब्रिटिश धरती के ऊपर जब सौरव गांगुली अपनी टी-शर्ट घुमाता है, तो मुझे लगता है कि इतना उत्साह तो पहले कभी नहीं देखा। क्रिकेट बदल गई सौरव गांगुली के, और ये बदलती है जब हमारे नेता बदलते हैं, जब उनका दृष्टिकोण बदलता है, तो वहाँ पे फिर क्रिकेट और सर्व आम आदमी के अंदर एक जान आ जाती है। और ये गौरव आज हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं जहाँ गया मैंने देखा केसरिया लहरा रहा था, और 1857 में मुझे लगता है ये केसरिया एक बार पूरा लहरा चुका था, लेकिन हम लोगों ने उसका ध्यान नहीं दिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस केसरिया को सब जीना चाहते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ पर इस झंडे का, अपने देश के झंडे का सम्मान है। आज जापान, अगर जापान बना है तो वहाँ इसलिए बना है कि वहाँ पे लोग अपने देश का सम्मान करते हैं, वहाँ लोगों को अपने देश के प्रति कृतज्ञता है। और मुझे लगता है ये सकारात्मक चिंतन जो मोदी जी ने दिखाया है, जो सकारात्मक चिंतन की तरह, क्योंकि जो चिंतन करते हैं वही हमारे कार्यों में परिलक्षित होता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे को सकारात्मक चिंतन को हमेशा बना के रखना चाहिए, और एक शीर्ष नेतृत्व तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं कि इस समय अगर कोई बोले कि सबसे अच्छा नेतृत्व किसने दिया और इस समय सबसे अच्छा नेतृत्व कौन दे सकता है, तो सबके दिमाग में एक ही बात है, और वो क्या नाम है? नरेंद्र मोदी जी। क्या नाम है? और मुझे लगता है होश में आना जीवन है।
मुझे लग रहा है हम बहुत समय बेहोश रहे, इसलिए हम 700 साल गुलाम रह गए। और होश में आना जीवन है, जागना जीवन है। बुद्ध ने जगाया, महावीर ने जगाया, कृष्ण ने जगाया, राम ने जगाया, लेकिन ये तमस जो है इस धरा पे वो हमारे को सोने पे मजबूर कर देती है, हम सोते रहते हैं। इसलिए एक बार फिर ताली बजाइए और जगाइए अपनी सोल को, आत्मा को अनुभूति करिए, खुशी जाहिर करिए, क्योंकि जब से हम इन पदार्थों के पीछे भागने लगे हम अपनी असलियत को, अपनी शख्सियत को हम लोग भूलने लगे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात का गौरव है कि हमारे बीच में आज जो ये मंच है, इसमें मेरे सबसे पहले मित्र, जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, वो जो मित्र हैं जिन्होंने मुझे एक डायरेक्शन भी दी, और वो आज स्टेज पे भी है, मैं चाहूँगा स्टेज पे खड़े और हम ताली बजा ले, आशुतोष जी पंत, जो हमारे बीच में, जो इस प्रकोष्ठ के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और इसके बाद मैं चाहूँगा जो ताली बजाने में लगा, सब में रब बसता है, आप में भी रब बसता है, यहाँ भी रब बसता है। इसलिए ताली बजाना अपना सम्मान करना है। जिस रोज ताली बजाएंगे सारे पाप भाग जाएंगे। ये जेलस, ये लोभ, ये घृणा, ये क्रोध ताली बजाने से भाग जाते हैं। ताली बजाने से होश आ जाता है, ये आत्मानुभूति होने लगती है, जागरण आता है। और इसके बाद मैं दूसरा नाम लेना चाहूँगा, हमारे बीच में जो बैठे हैं, मैं श्री मनोज शर्मा जी, जो भी हमारे बीच में थे, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, हम उनके लिए भी ताली बजाना चाहते हैं। क्योंकि अभी कुछ ही देर में हमारे, जिन्होंने तीनों हमारी सेनाओं को नेतृत्व दिया, और आज हमारी जो रोड अच्छी बनी है, उस रोड ट्रांसपोर्ट के जो राज्य मंत्री है वो भी हमारे बीच में आने वाले हैं। इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बीच में आप लोग आज बैठे हुए हैं, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए उत्साह के साथ जाओ और जीत की खबर लाओ। इसलिए उत्साहित होकर एक बार ताली बजाइए। फिर मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे बीच में एक और ऊर्जा के स्रोत बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी ऊर्जा का पूरे जयपुर में एहसास कराया। और आज भी इनके व्यक्तित्व को देखते हैं तो मुझे लगता है हमारा चेहरा है, हमारी बैलेंस शीट हुआ करती है, हमारा चेहरा सब कुछ बोलता है। अब देखिए, ये है हमारे जिन्होंने पुलिसिंग को बदला, सकारात्मक सोच को पुलिसिंग में कैसे लाया जाता है, वो है हमारे डॉक्टर BN सोनी सर के लिए एक बार ताली बजाते हैं, दोनों हाथ ऊंचा करके बजाते हैं ताकि हम जाग जाएं आज। और जब जाग जाते हैं तो समझ लीजिए कुछ हो जाता है, क्योंकि एक आदमी जब चलता है तो हलचल हो जाती है, क्योंकि आदमी की बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल हुआ करते हैं, कोशिकाएं, और एक कोशिका की मेमोरी पावर 8 GB हुआ करती है, और एक कोशिका को उठा लो तो उसमें से 30 ट्रिलियन DNA निकलते हैं। और सोचो इतनी बड़ी क्षमताओं का हम कितना सा इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और ये इस्तेमाल आता है जब हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। आज मैं देखता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति का ये जीता जागता नमूना है, और मुझे लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति इंसान की बढ़नी चाहिए, और हमारे सब में भी वो क्षमताएं हैं, पर हमारे लीडर जैसे होते हैं हम वैसे ही हुआ करते हैं। इसलिए एक बार पुनः हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब के लिए एक बार ताली बजाते हैं, ईश्वर से आह्वान करते हैं कि वैसी ऊर्जा हमारे अंदर भी आए। हमारे बीच में विष्णु प्रताप सिंह जी भी बैठे हैं, जो जनसेवक के रूप में विद्याधर नगर में काफ़ी समय से एक्टिव है, और जहाँ भी धर्म की बात होती है वो आप दिखाई देते हैं। मैं आपका भी सर सम्मान करता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच में सुशील जी भी हैं, जो कि बार काउंसिल का भी, जिन्होंने बार काउंसिल को भी रिप्रेजेंट किया, जहाँ पे आपने वकील जो कम्युनिटी है उसमें भी आप बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। मैं आपको सर दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आप भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं, आपको प्रणाम, धन्यवाद। और मैं इसके अलावा हमारे बीच में आज हमारे कॉलेज के जो दूसरे साथी हैं वो भी मैंने फ़ोन किया हुआ है, ब्रिगेडियर रणधीर सिंह जी, जो अभी यहाँ कहीं बैठे हुए थे, सर के लिए भी ताली बजाते हैं हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम भी साथ में है, ब्रिगेडियर मिसेज रणधीर, नहीं, अच्छा, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी पार्षद भी महिला है, और हमारा कॉलेज भी महिला कॉलेज है, और प्रियंका अग्रवाल जी का भी हम स्वागत करते हैं, ताली बजाते हैं, दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा देश, वास्तव में मुझे दिल से लगता है कि महिलाएं भावना है और पुरुष बुद्धि है, और बुद्धि पे जब भावनाएं प्रबल हो जाती है तब सोसाइटी में बदलाव आ जाता है। और इसलिए जब महिला शक्ति बढ़ जाएगी,
हम अगर महिलाओं को मौका देंगे और महिलाएं आगे बढ़ेगी तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ इस देश से करप्शन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। ये क्रोध, ये लोभ, ये अहंकार, ये सब खत्म हो सकते हैं अगर हम अपनी भावनाओं को आगे लेकर आए, अगर हम महिला शक्ति को आगे लेकर आए। और इसलिए मुझे गौरव का अनुभव होता है कि हमारे पार्षद जो है वो महिला है और उनका नाम प्रियंका है, यानी प्रेम जिसका मतलब होता है देना, सिर्फ देना और देना। और यही इंसानियत की पहचान है कि देना, देना और देना। लेन देन व्यापारी क्या करते हैं और मांगने का काम या खाने का काम जानवर क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इंसान का यही गौरव है कि इंसान के पास में प्रेम होता है। सो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा एक और नारी शक्ति के रूप में दुर्गा जैसी अनुभूति होती है, उनसे मिलते हैं तो, और ये है हमारे बीच में हमारी अनीता जी अग्रवाल। मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आना और आपको बार बार कॉलेज में जो प्रोग्राम करवाते हैं उसके लिए भी हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। मैं आज आप सभी वरिष्ठ लोग यहाँ आए उसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ ये कॉलेज जो है इस विद्याधर नगर की पहचान है, ये कॉलेज राजस्थान की पहचान है। इस कॉलेज में आध्यात्मिकता पे बहुत काम किया गया है। इस कॉलेज के अंदर सुबह की शुरुआत ही हनुमान चालीसा से होती है, फिर ध्यान होता है, फिर प्रेयर होती है, फिर प्रार्थना होती है। और इसके अलावा मैंने जब ये रामायण, जब मैंने सागर साहब की और ये जो रामायण देखी, इसके बाद में मैंने तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी और इसके बाद में मैंने वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और उस पर फिर मैंने कोर्स बनाए और आपसे निवेदन है कि आप जाते समय उसका मटेरियल लेकर जाए। अगर बच्चे राम पढ़ जाएंगे तो हमारे घर रामायण हो जाएंगे, बच्चे भारत और लक्ष्मण फिर जाग जाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे परिवार जब संगठित हो जाएंगे, जब लोगों में प्रेम आ जाएगा, जब राम भरत के रिलेशन आ जाएंगे, जब राम और सीता जैसी सात्विकता आ जाएगी, तो राम को तो ये भी पता है कि रावण से के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो रामायण पढ़ने के बाद देखिए घर कितना स्वर्ग बन सकता है। लेकिन हम रामायण नहीं पढ़ाते, हम उन्हें कमाने की विद्या दे रहे हैं और इस वजह से वो कमाते तो है पर अपने माँ बाबू जी को छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे को अपने समाज को अच्छा बनाना है तो रामायण को भी कोर्स में लाना होगा और कृष्ण को भी कोर्स में लाना पड़ेगा। क्योंकि जो निष्काम कर्म है, क्योंकि जो अनासक्त भाव है, क्योंकि सत रज और तम की जो समझ है वो मुझे लगता है सर्वोत्तम समझ है, जिसको साइंस ने अभी हाल ही में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कह के पूरी साइंस को परिभाषित किया। लेकिन ये तो 5150 साल पहले कृष्ण कह गए कि हमारे हर पदार्थ में, हर बॉडी सत रज और तम से मिलके बनती है। और हम आज जो फास्ट फूड खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तामसिक है, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं, हमें उसका भान ही नहीं है। और हम फास्ट फूड खा के अपनी बॉडी को तामसिक कर रहे हैं। तामसिक बॉडी का में तामसिक मन और तामसिक मन में तामसिक बुद्धि, तो फिर कहाँ हमारे अंदर राम जागेंगे, कहाँ कृष्ण जागेंगे। हमारा खाना ही शुद्ध नहीं हो पा रहा, हमारा मन ही शुद्ध नहीं हो पा रहा, हमारे विचार ही सात्विक नहीं हो पा रहे। मैं अब आज ये जो अभिभावक बैठे हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप भी, अभी इन दिनों मैंने प्रेमानंद जी को सुन रहा हूँ जो वृंदावन में है, जो हमारी आध्यात्मिकता का एक मिसाल है। उनको आप ही नहीं सुने, बच्चों को भी सुनाते। इतने दुर्गुण है बच्चों में, उन्हें पता नहीं हम मन को क्या करें, उनका मन उन्हें कितना गिरा रहा है, हमें एहसास भी नहीं इस बात का। और अगर हमने उन्हें कुछ अच्छे गुरु नहीं पकड़ा है तो समझ लीजिएगा फिर आगे भविष्य बहुत अंधेरे में है, क्योंकि मोबाइल के अंदर क्या क्या परोसा जा रहा है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को एक अच्छे गुरु का, अध्यात्म का एक अलग जगाया जाए, उनको एक गुरु की अंगुली पकड़ाई जाए। तो मेरे को लगता है कि आप भी अगर उसको नहीं सुन रहे हैं तो एक बार सुनकर देखिएगा। 5 साल में आप उनको थोड़ा 5-7 वीडियो सुनकर देखिएगा, आपको भी लगेगा कि हम बहुत समय से वंचित रह गए इतने अमूल्य ज्ञान से। मैं चाहता हूँ युवा भी उसके साथ जुड़े। मैं चाहता हूँ कि माँ बाबूजी और पिताजी और दादाजी जो है निश्चित रूप से भी जुड़े हुए होंगे, नहीं तो जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वृंदावन की धरा पे जो है ऐसे ऐसे संत अभी भारत में है जो ना सिर्फ साइकोलॉजी, ना मनोविज्ञान, बल्कि समग्र नॉलेज उनके पास में है और पूरी दुनिया के क्वेश्चन का जवाब उनके पास में है। और उनको पढ़ने के बाद मन का शांत होना, क्योंकि शांत मन सब कुछ कर देता है। शांत मन निर्णय लेना सिखाता है और निर्णय लेना ही मैनेजमेंट होता है। लेकिन मैनेजमेंट आप बिजनेस का प्रबंध तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका मन शांत नहीं हो। तो यहाँ पे जितने भी व्यापारी लोग बैठे हैं वो जानते हैं सुबह ठाकुर जी की जब पूजा करते हैं तब मन शांत होता है। उस शांत मन से जब निर्णय लेते हैं तो ही वो निर्णय, सही निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए मन को शांत करने का काम जो है वो भी हमको करना चाहिए। मैं पुनः आज आप सब लोगों के यहाँ आगमन के कारण अपने आप को कृतज्ञ अनुभव कर रहा हूँ।
आप सब लोगों के अंदर बैठे हुए ईश्वर को नमन कर रहा हूँ और आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोग जो भारत की आज भारतीयता का जो गौरव हम महसूस करने लगे हैं, उस गौरव को आगे बढ़ाएं। आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, यहाँ यंग बच्चे भी बैठे हैं जो आए हैं, जो भारत का भविष्य है। आइए हम सब लोग मिलके आज एक बार फिर पुनः ये पांचों तत्वों को जगाते हुए हर्ष के साथ ताली बजाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। साहब, हम सब जानते हैं कि प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम है और प्रबुद्ध जन वो जो संस्कार, अनुभव, आयु और विचारों का संगम है और इन सब से जोड़ा है बियानी साहब ने भगवान राम को, हमारे अध्यात्म को। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और जो सीधा सा लक्ष्य हमारा है 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और अब की बार 400 बार। अब मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर आशुतोष पंत साहब को, जो कि प्रदेश सह संयोजक हैं प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के और प्रदेश सह प्रभारी हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत भाजपा राजस्थान के और स्वतंत्र निदेशक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार के। आदरणीय पंत साहब कृपया बता रहे हैं। वंदे मातरम। आदरणीय मंच, मेरे साथी श्री संजय जी बियानी जी, आदरणीय सोनी साहब, मनोज जी, यहाँ उपस्थित श्री विष्णु प्रताप जी, श्री महेश जी शर्मा, अरुण जी अग्रवाल, अन्य गणमान्य सदस्य, खास तौर पे हमारे बीच में एक प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ जो है इंटेलेक्चुअल सेल, इससे गोपालिया जी, राज सिंह जी गोपालिया हमारे बीच में हैं, शर्मा जी मौजूद हैं और वरिष्ठ गण कार्यकर्ता गण भी यहाँ उपस्थित हैं। उन सभी का स्वागत करता हूँ। राम कब राम बने? राम तब राम बने जब वो महलों में थे, या राम तब राम बने जब वो जंगल में गए? राम को राम तत्व जो बनाया वो संघर्षों ने बनाया और उन संघर्षों से निकल करके जो गाथा लिखी गई वो युगों युगों तक लोगों ने सुनी। इसीलिए भारतवर्ष भाव में रत कहलाया और ज्ञान में रत वाला भारतवर्ष है और उसको, उस राम तत्व को सब अनुभूति करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब संघर्षों से बचपन से निकले थे और तब तक यहाँ जब ऊपर तक पहुँचे तो ये भी संघर्षों का प्रतिफल ही है। तो कहीं ना कहीं राम हर तत्व में है और हर व्यक्ति को एक बेहतरीन जो है प्रेरणा देता है। लेकिन दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है और हम हमेशा इस कार्यक्रम को एक जोश के साथ शुरू करते हैं, दोनों मुट्ठी भींच करके। माँ और मादरे वतन, अगर इसका धन्यवाद नहीं दे पाए तो शायद कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। हम सब की माँ है भारत माता। दोनों मुट्ठी भींच करके एक बार जोर से बोलेंगे कि वीके सिंह जी आ रहे हैं, उन तक ये आवाज पहुंच जाए, भारत माता की। आवाज के अंदर जोश होना चाहिए। पीछे से विशेष रूप से युवा शक्ति बैठी है। दोनों मुट्ठी भींच करके अपनी माँ को धन्यवाद दे रहे हैं, उसमें कैसा संकोच। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। रिटेल महंगाई पिछले 10 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है, 4.85%। भारत में सेमीकंडक्टर हब बनना शुरू हो गया है और 2 बड़ी प्रोजेक्ट कुछ ही दिन पहले स्थापित हो गए। मुझे याद है, सोनी साहब भी शायद टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, हम सब सोचा करते थे कि भारत में ये चिप क्यों नहीं बन सकती। यही स्थिति चाइना, यही बस जाके मात खाते चाइना से मंगानी पड़ जाती है। काश ये चिप भी बनने लग जाए तो एलईडी से लेकर के हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में उपयोग होने वाला सेमीकंडक्टर वो हम बना सके तो हम रियल मायने में आत्मनिर्भर होंगे। दोस्तों, आपको जान करके खुशी होगी, ठीक 15-20 दिन पहले भारत के गुजरात की पावन धरती पर 2 बड़ी परियोजनाएं सेमीकंडक्टर की माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कर दी। लीजिए, यहां भी हम पीछे नहीं रहेंगे। टाटा, वेदांता, ये कंपनियां तो अभी हैं,
इन्होंने तो शुरू कर ही दिया है प्रोजेक्ट, लेकिन देखते जाइए कितनी कंपनियां इस प्रोजेक्ट को शुरू करती। एलन मस्क भारत आ रहे हैं और कई बार भारत का जिक्र कर चुके हैं। टेस्ला को भारत में बहुत तेजी के साथ लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। अब 140 करोड़ लोगों की ताकत को क्यों पहचाना, पहले कहां थे? क्योंकि इस 140 करोड़ के जो ताकत है, उस ताकत के आगे खड़े हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। इतना सक्षम नेतृत्व हमारे पास है केवल इस वजह से। वो कहते हैं ना, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं उस भीड़ से नहीं डरता। भेड़ों की और शेरों की बात करें तो शेरों की उस भीड़ से नहीं डरता जिसका नेतृत्व एक भेड़ के हाथ में है। मैं डरता हूं तो उस भेड़ों की भीड़ से जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा हो। नेतृत्व इतना जरूरी है, लीडरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए भारत सभी की नजर के अंदर आ गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाते मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अनुशंसा करके मुझे वहां तक भेजा है। राजस्थान से इकलौता व्यक्ति जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी का बनाया है। इसलिए मैं जानता हूं, बहुत करीब से देखता हूं कि भारत की एनर्जी के क्षेत्र में क्या जबरदस्त चेंजेस आ रहे हैं। पीछे बच्चियां बैठी। दोस्तों, बेंगलोर के अंदर इंडिया एनर्जी वीक हुआ, वहां पर कोने में एक लड़का खड़ा था। उस लड़के के पास में गया, भाई यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तो एक उसके पास डस्टर गाड़ी थी। उसने कहा, सर मैं आपको बताता हूं कि इस गाड़ी के अंदर से एक स्टील का एक बॉक्स उसने निकाला, उसमें बिस्लरी पानी की एक बोतल डाली और वापस अंदर उसको इंसर्ट कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया, कार की स्टार्ट किया, कार स्टार्ट हो गई। बोले, सर मैं कुछ नहीं कर रहा, इस पानी से 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हुए मैं बेंगलोर आया हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बनता है, मैंने उसमें से ऑक्सीजन अलग की और हाइड्रोजन बना ली। उस हाइड्रोजन को अंतर्दैन इंजन में डाल दिया और हाइड्रोजन ब्लास्ट करके जलती है, इसलिए वो ईंधन का काम कर दिया है। यानी पानी से चलने वाली गाड़ी भारत के अंदर बन चुकी हैं। और उसका मैं मॉडिफाइड, एक आम बात मैंने बताई, अब मॉडिफाइड बात बताता हूं, एडवांस बात बताता हूं, उसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन बनाने का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अगर सोलर एनर्जी से हो तो इसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है दोस्तों। बहुत जल्दी खारे पानी से भी हाइड्रोजन बनने लग जाएगी। समुद्र का पानी लाओ और सीधे सीधे परिष्कृत करो, हाइड्रोजन बनाओ और गाड़ियां चलाओ। उससे चलने वाली एक ऐसी बाइसिकल जो 50 ग्राम हाइड्रोजन से 100 किलोमीटर चलती है, मैंने चलाई है। 50 ग्राम हाइड्रोजन से 100 किलोमीटर चलने वाली बाइसिकल, और उसके आगे फिर बाइक, उसके आगे एक कार, जिस कार को हमारे ही माननीय केंद्रीय मंत्री चलाते हैं और उसको उस हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी है। और उसके आगे चलिए हाइड्रोजन से चलने वाली बस, उसकी मैं यात्रा करके गुजरात में आया हूं जो हाइड्रोजन से चलती है और आने वाले समय में शायद ट्रेनें भी चलने लग जाएंगी। ये आपका भारत है, ये नया भारत है। और हाइड्रोजन मतलब पानी। आप सोच सकते हैं कि मिडिल ईस्ट जाना बंद हो जाएगा तेल लेने के लिए? कोई रशिया, कोई ईरान, कोई मिडिल ईस्ट में नहीं जाएगा। 8 साल बाद भारत में आएंगे कि सर थोड़ी सी हाइड्रोजन दे दी। ये पोजीशन आप ही के ही, भारत के आप ही के सामने हो गई है। Q1 में फिनटेक सेक्टर की 59% ग्रोथ हो चुकी है, 59% ग्रोथ। और आपको आश्चर्य होगा, ये जो प्लास्टिक की बोतल्स आपको दिख रही हैं स्टेज पर, जब एक खाली हो जाती है, इस खाली प्लास्टिक की बोतल को क्रश करके इसका एक धागा बनाया, उस धागे में कॉटन मिक्स किया और उस कॉटन को मिक्स करके देश के जवानों के लिए यूनिफॉर्म बन रही है, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म बन रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जब हमने, हमारी कंपनी ने जब मंच पे जाकर के उससे बना हुआ, उसके धागे से बना हुआ प्लास्टिक मुक्त भारत को रिप्रेजेंट करने वाला जैकेट दिया, तो ना केवल उन्होंने वो भेंट स्वीकार की, बल्कि 2 दिन बाद बजट अभिभाषण में वो सदन में पहन करके चले गए उस नीले रंग की जैकेट को। तो पूरे विश्व पे ये संदेश गया, एक तरफ विपक्षी नेता गले में गुच्ची का स्कार्फ, फॉरेन की कंपनी का स्कार्फ लगा के बैठा है, और दूसरी तरफ
देश का प्रधानमंत्री गर्व के साथ प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश देते हुए एक जैकेट पहन करके बैठा है। यह है आज का भारत, यह है नया भारत। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया है, किचन क्रांति। अब फिर नई बात बताता हूं, आपने सोलर कुकर देखा होगा, बड़ा सा एक बड़ा सा छतरी नुमा होता था और उसके अंदर काला पेंट किया जाता था और बीच में पकाया जाता था उसको। लेकिन अब वो दिन गए। छोटा सा सोलर कुकर आपके किचन में स्थापित होगा और उससे निकला हुआ तार ऊपर छत पे जाएगा और छत पे एक छोटा सा सोलर सेल लगा हुआ होगा। 8 घंटे तक उससे आप खाना पका सकते हैं, तब भी जब रात को सूरज नहीं आ रहा हो तब भी। यानी ना गैस चाहिए, ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ना कुछ चाहिए, किसी भी रूप से टोटली इंडिपेंडेंट आप पका सकते हैं खाना। अब सबसे मजेदार बात, वो कहीं स्टोर तो करता होगा ना एनर्जी को, किसी बैटरी में तो स्टोर करता ही होगा, बैटरी तो होगी उसके अंदर जब रात को खाना पका रहा है बिना सोलर के। नहीं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की बैटरी तक नहीं है। वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के तहत हम लोगों ने बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे किचन क्रांति के रूप में लॉन्च किया बेंगलोर से, और कहा 3 करोड़ हाउस होल्ड्स में जब ये सोलर कुकटॉप जाएगा तो देश में गैस की समस्या और पेट्रोलियम वाली जितनी समस्या है, आम आदमी को सपोर्ट करने वाला इनोवेशन भारत में हो रहा है। 10,000 रुपए का वो कुकटॉप, सोचिए 8 महीने के गैस के सिलेंडर के प्राइस में आपके लिए वो फ्री हो जाएगा, उससे भी पहले फ्री हो जाएगा। सो ये है नया उभरता हुआ भारत। इसलिए अपने गौरव पे ध्यान रखिए, अपने आप अभी 140 करोड़ के लोगों की शक्ति पर ध्यान दीजिए। किस गौरव के तुम योग्य नहीं है, कौन सा सुख जो तुम्हें भोग्य नहीं। समझो ना जग को निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना पथ स्वयं प्रशस्त करने के लिए कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया गया, ताकि सबसे बड़ा एसेट हमारा ये यूथ है, इसको आगे बढ़ाएं, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाएं। स्टार्टअप दोस्तों 4 या 5 हजार स्टार्टअप हुआ करते थे देश में, देखते देखते वो 84,000 हुए और आज की डेट में 1.25 लाख स्टार्टअप युवा अपने अपने पांव पर खड़े होकर के स्टार्ट कर चुके हैं। ये वो बातें हैं जो हो चुकी हैं। क्या होगा इसका, ये तो केवल ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। और भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकेंगे। जयपुर से जब शक्ति का संगान हुआ है, हिंदू धर्म में शक्ति एक शब्द होता है, आज फिर बताते हैं, और उस शक्ति का अर्थ होता है मां, उस शक्ति का अर्थ होता है हमारी भारत की पुण्य भूमि, उस शक्ति का अर्थ होता है देवी। वो शक्ति नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। जो नेगेटिव से समझते हैं उनको धूल धूसरित करने का समय आ गया है दोस्तों। उस शक्ति का संगान आपके जयपुर से मंजू शर्मा जी के रूप में हुआ है। उनको समर्थन देना हम सबका प्राथमिक कर्तव्य है, क्योंकि शक्ति को समर्थन देना है, शक्ति को सपोर्ट करना है। इसलिए ये भारत की नारी कई लोगों पे भारी और थरथर कांपे भ्रष्टाचारी। लोग कहते हैं कि 9 बार सम्मान दे दिया, थोड़ा और दे देते सर, क्यों अंदर कर दिया एक मुख्यमंत्री को। एक भ्रष्टाचार का व्यक्ति 1 मिनट भी बर्दाश्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए क्या? जोर से बताइए। 1 मिनट भी रुक जाइए, थोड़े दिन और रुक जाते हैं, चलो चुनाव हो जाने दीजिए, फिर 9 के बाद 9 और सम्मान दे देते, 18 सम्मान देते, फिर बुलाएंगे उनको। होना चाहिए क्या ऐसा? नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार पे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी लेवल पे। जीरो टॉलरेंस की नीति मेरे आपके हम सब के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने प्रारंभ की, जो अपने आप में एक उदाहरण है। तेज आंधियों से पता चला, कुर्सियों में जो बैठे थे लिबास थे। इम्तिहान में वही पास हुए जो कहीं तेरे आसपास थे। भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी बचा रहा था, ये खेल खत्म हो गया। भारत के अंदर एक तरफ ग्रोथ, एक तरफ भ्रष्टाचारियों को अंदर जाने की परंपरा शुरू हो गई है। तो गीता की वो लाइन याद आती है मुझे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर बार आऊंगा, बार बार आऊंगा, और अब की बार तो 400 पार आऊंगा।
हर बार संभव होगा, यही कहते हैं। इसलिए पोशंपा भाई पोशंपा, डाकिये ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। इसलिए ये भारत की भरत भूमि है मित्रों, और आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, न केवल राम को मजबूत करना है, बल्कि उस सत्य के तत्व को मजबूत करना है जिस पर भारत टिका है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ की ओर से आज जो ये संवाद का कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री वीके सिंह जी साहब, भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त महानिदेशक श्री BL सोनी साहब, सेवानिवृत्त IAS श्री मनोज शर्मा जी, इंडियन ऑयल में निदेशक श्री आशुतोष जी पंत साहब, राजीव जी बियाड़ी साहब, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट श्री महेश शर्मा जी, विष्णु प्रताप सिंह जी, सुशील शर्मा जी जो पहले हमारे AAG भी रहे हुए हैं, श्री संजय बियानी जी, और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ की ओर से आदरणीय श्री वीके सिंह जी साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को उपलब्ध कराया, काफ़ी व्यस्तता थी, पूरे देश में आपकी मांग है, चुनाव का समय चल रहा है, ऐसे समय में हर जगह इनके विचार सुनने के लिए लोग बाग काफ़ी उत्साहित रहते हैं। हमने भी आपसे प्रार्थना की तो आपने जयपुर शहर में ये कार्यक्रम के लिए हमें समय दिया, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। जनरल वीके सिंह जी साहब का परिचय हम सब जानते हैं, ये भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष रहे और इस दौरान इन्होंने अपनी उपलब्धियां इनकी इतनी है कि उनका कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जो सेना में परम विशिष्ट सेवा मेडल है वो आपको मिला है, अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी आपका जो सैनिक जीवन है वो सुशोभित हुआ है, उसी प्रकार से युद्ध सेवा मेडल से भी आपको नवाजा गया है। आपका जीवन पूरी तरह से राष्ट्र सेवा में रहा है और जब सेवानिवृत्त हुए उसके बाद भी आपने समाज की सेवा करने का संकल्प लिया और आज पूरी तरह से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। गाजियाबाद से 2 बार सांसद रहे, आपको ये जानकारी होगी कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक वोटों से जीतने वालों में आप भी रहे। आपने राजनीतिक क्षेत्र में जो इनका कार्यकाल देखा उसमें एक सैनिक किस तरह से राजनीतिज्ञ के रूप में देश की सेवा कर सकता है, ये हमने देखा ऑपरेशन राहत के दौरान। जब भारत सरकार ने इनको भेजा यमन और उस समय युद्ध की पूरी भयंकर विभीषिका चल रही थी, उस समय हमारे देशवासी वहाँ फंसे हुए थे, 4900 तो भारतवासी थे, उनको बचाया और वहाँ से हवाई जहाज़ों के मार्फत अपने देश में उनको बचा कर लाए और 600 विदेशी भी थे, उनको भी आपने बचाया। इस तरह से ऑपरेशन राहत का कार्य हुआ। दक्षिण सूडान में भी आपने ऑपरेशन संकट मोचन था, उसका नेतृत्व किया। यानी एक सैनिक राजनीति में किस तरह से एक सैनिक बनकर फिर से देश की सेवा कर सके, इसका ये
अप्रीतम उदाहरण है। आप हमारे कैबिनेट के अंदर पहले विदेश राज्य मंत्री रहे और अभी केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री भी है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे बीच में पधारे और हमारा मार्गदर्शन करें। इस अवसर पर मैं हमारे BL सोनी साहब का भी परिचय कराना चाहूँगा। BL सोनी साहब, मेरे ख्याल से राजस्थान का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इनको नहीं जानता हो, क्योंकि इनकी काफ़ी प्रशासनिक पकड़ रही है। IPS अधिकारी से इन्होंने अपना पुलिस का जीवन शुरू किया। वैसे तो ये अपने जोबनेर के पास एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद पुलिस सेवा में आए। अनेक जिलों में SP रहे, अनेक IG रहे, अनेक स्थानों पे। जयपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पुलिस महानिदेशक रहते हुए आपने राजस्थान में नहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले पकड़ने में प्रथम स्थान हासिल। इनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई जैसे VK सिंह जी ने शुरू कर रखी है, लगभग वही कहानी इनकी है। वो भ्रष्टाचार की लड़ाई इनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी है। आज हमें इनका भी मार्गदर्शन मिलेगा, तो मैं आपका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भूमि है, वीरों की भूमि है और आतिथ्य के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, तिथि देवो भव। तो मैं सबसे पहले हमारे राजेंद्र सिंह शेखावत साहब, आशुतोष जी पंत साहब, मनोज जी शर्मा साहब और जो कि सही संयोजक हैं, और महेश जी शर्मा साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। शाल ओढ़ाकर, बुके देकर, दुपट्टा पहनाकर और साफा पहनाकर। भैया एक बार सामने जोड़ो, बराबर सामने। यार बराबर में आ जाओ, पीछे से हटो यार, सामने से हटो। अब मैं आमंत्रित करूंगा महेश जी शर्मा को कि कृपया BL सोनी साहब का शॉल उड़ाकर विष्णु प्रताप जी सिंह साहब को, VK सिंह साहब को शॉल उड़ा करके स्वागत करना चाह रहे हैं। आप यहाँ के स्थानीय नेता हैं, समाज सेवी हैं। BL सोनी साहब का स्वागत। और मैं अरुण जी को आमंत्रित करूंगा कि कृपया वो भी स्टेज पर आएँ। राज सिंह जी गोपालिया साहब स्टेज पर आएँ स्वागत करने के लिए हमारे अतिथियों का। और सागर सिंह जी, सुशील जी का स्वागत किया जाए। सागर सिंह जी भी कृपया स्टेज पर आए स्वागत करने के लिए। संजय बयानी साहब का स्वागत करें, सुशील जी का स्वागत करें। जी हाँ, मनोज जी का, पंत साहब का स्वागत करने के लिए DS राठौड़ साहब, JK जोशी जी और BL मुन्ना जी कृपया स्टेज पर आएं। आलोक पारिक साहब को भी बुलाना चाहूंगा, स्टेज पे आए, कृपया स्वागत करें हमारे अतिथि महोदय का। पंत साहब का, महेश जी का आप स्वागत करें जिन्होंने इस कार्यक्रम को संयोजित किया है। मैं डागा जी से
रिक्वेस्ट करूंगा, गट्टानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो मंच पर आकर स्वागत करें, और ब्रिगेडियर रणधीर जी जो पीछे बीच में बैठे हुए उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो आकर मंच पर अतिथियों का स्वागत करें। हमारी पार्षद महोदया प्रियंका मैम और अनीता मैम जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आइए स्टेज पर। मीडिया टाइम्स के नवल जी को आमंत्रित करूंगा कि आए स्टेज पर, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को संयोजित किया है राजेंद्र जी शेखावत साहब को माल्यार्पण का स्वागत करें। मैं हमारे वरिष्ठतम जो पार्क में जो हम सबको मार्गदर्शित करते हैं अजमेरा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी एक बार आए। हम एक बार ताली बजा देते हैं। हमारे जो वरिष्ठतम सदस्य है विजेता नगर सेक्टर 3 अजमेरा साहब से रिक्वेस्ट है कि वो भी आए। और राजीव सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, बीएनए ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन जो कि हमारे को पूरा नेतृत्व देते हैं, कि वो भी आए और एक बार सर का स्वागत करें। हमारे चेयरमैन डॉक्टर राजीव जी बियानी सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो आए। अजमेरा साहब से भी रिक्वेस्ट है कि माला पहनाकर अतिथि ब्रिगेडियर साहब का सम्मान करें। और हम चाहते हैं कि अनुशासन बनाए रखिए और हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, और हम सभी से चाहेंगे कि जो स्टेज पर हैं वो सभी अपने स्थान लें ताकि इस प्रोग्राम को हम विधिवत रूप से आगे ले जाएं। धन्यवाद बियानी साहब। अतिथि देवो भव। स्वागत की इस परंपरा के बाद हम सब लोग यहाँ पर प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के माध्यम से यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं पुनः ये बताना चाहूँगा कि प्रबुद्ध जन का मतलब है अनुभव, विचारों और हमारे जो आज तक बचपन से लेकर के आज तक के जो संस्कार जो हमारे बुजुर्गों ने दिए हैं, उन सब संस्कारों का सबका समन्वय प्रबुद्ध जन है। और ये प्रबुद्ध जन जो हमारे सामने बैठे हैं, इन सब का निश्चित रूप से हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको आशीर्वाद है और उनको मार्गदर्शन हमेशा के लिए इनका बना रहता है। और लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसका मुख्य ध्येय अब की बार 400 पार, और इसीलिए 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 तक पहुँचने की जो हमारी बात है वो लाखों लोगों तक पहुँचे, इसी विचार के साथ में हम यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं आदरणीय राजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को जो प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के संयोजक हैं और इस कार्यक्रम की रूपरेखा आपने बनाई है, और आपका सोच और विचार ये था कि इस कार्यक्रम के लिए विशिष्ट रूप से जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं बीके सिंह साहब, उनको आमंत्रित किया जाए और उनको बुलाया। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा शेखावत साहब से कृपया पधारें और स्वागत के लिए स्वागत भाषण करें एवं कार्यक्रम परिचय प्रदान करें। आदरणीय शेखावत साहब।
की